बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड का लास्ट टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन वाला डिस्कस किया था। अभी आपकी उस चैप्टर की एक्सरसाइज रहती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आज हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। 3 तरह के कंपाउंड्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिनमें से एक अल्कोहल है जिसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है। फिनोल है, उसका भी फंक्शनल ग्रुप OH होता है, लेकिन फिनोल जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। और ईथर है जिसका फंक्शनल ग्रुप ROR, मतलब के दरमियान में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पर R ग्रुप अटैच होता है, उसको हम ईथर बोलते हैं। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अल्कोहल्स को डिस्कस करेंगे। अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH, ठीक है। OH इसका फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और R जो है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। मतलब जितनी लंबी कार्बन की चेन हो उसके साथ अगर OH अटैच हो तो वो अल्कोहल होती है, ठीक है। अगर हम अल्कोहल की क्लासिफिकेशन की बात करें तो अल्कोहल को 2 तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है मोनोहाइड्रिक और एक है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब मोनोहाइड्रिक, मोनो मीन्स वन और पॉली मीन्स मैनी। हाइड्रिक इज़ फॉर हाइड्रोक्सल ग्रुप। अगर किसी अल्कोहल के अंदर एक OH ग्रुप है तो उसको हम मोनोहाइड्रिक बोलते हैं, और अगर उसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप हैं तो उसको हम पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कंटेन 1 OH group while the polyhydric alcohols may contain 2-3 more OH groups and named as dihydric trihydric alcohols. Monohydric alcohols are further classified into primary, secondary and tertiary alcohol. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फर्दर आगे फिर 3 तरह के अल्कोहल में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। जैसे लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड के क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। सेम उसी तरह अल्कोहल जो है वो 3 तरह की होती है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। सेम वही बात है कि अगर OH ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच है, जो फर्दर आगे मज़ीद ब्रांच कार्बन एटम के साथ नहीं अटैच, मतलब कि एक कार्बन के साथ अटैच है, जो फर्दर आगे सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो वो होगी प्राइमरी। अगर 2 के साथ अटैच है तो सेकेंडरी, और अगर 3 के साथ अटैच है तो फिर वो होगी टर्शरी, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को आगे 3 क्लासिफिकेशन में 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। In primary alcohol, OH functional group is attached with the primary carbon atom. In secondary alcohol, with the secondary carbon atom, and in tertiary alcohol, it is attached with the tertiary carbon atom. नीचे इन तीनों के स्ट्रक्चर बताए हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। इनमें क्या क्या इनकी स्ट्रक्चर जो है वो शो किए हुए हैं। उसके बाद अगर हम अल्कोहल्स की नोमेनक्लेचर, यानी कि अगर हम उसकी नेमिंग की बात करें तो 2 सिस्टम होते हैं नेमिंग के। एक होता है कॉमन और ट्रिवियल नेम्स, और दूसरे होते हैं IUPAC नेमिंग सिस्टम, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन के अकॉर्डिंग जो नेमिंग सिस्टम है IUPAC नेमिंग सिस्टम। पहले सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम इनके नेम्स को देखें तो कॉमन और ट्रिवियल नेम्स के अकॉर्डिंग कुछ अल्कोहल्स जो हैं वो उनके अल्काइल ग्रुप के नेम से पहचाने जाते हैं, सिर्फ उनके साथ अल्कोहल लगा दिया जाता है। जिस तरह मीथेन जो है उसको हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, तो मिथाइल ग्रुप के साथ जब OH लग जाता है तो हम उसे बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, CH3OH। इसी तरह इथाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। बेसिक जो अल्काइल ग्रुप का नेम है उसके साथ अल्कोहल की एडिशन करवा दी जाती है और वो उसका नाम बन जाता है, जैसा कि मिथाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल एट्सेट्रा। फिर उसके बाद है IUPAC नेमिंग सिस्टम। अगर हम IUPAC नेमिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेमिंग ऑफ अल्केन्स या हाइड्रोकार्बन्स की। अगर हम नेमिंग को डिस्कस करते हैं तो उस नेमिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया जाता है, उस चेन को जिसके अंदर OH ग्रुप अटैच हो, ठीक है। उस OH ग्रुप का अटैच होना ज़रूरी है उस लॉन्ग चेन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद उस अल्केन को नाम दे दिया जाता है। जो अल्केन का बेसिक नाम होता है उसके आखिर पर E को ख़त्म करके OL लगा दिया जाता है। जिस तरह मीथेन है
मिथेन का ई ख़त्म करके OL लगा देते हैं, उसे हम बोलते हैं मैथानोल। इथेन है, इथेन का ई ख़त्म करके आखिर पे OL लगा देते हैं, उसको एथानोल बोलते हैं। प्रोपेन है, प्रोपानोल। पेंटेन है, पेंटानोल। द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय द नंबर प्लेस्ड बिफोर द नेम। अब OH ग्रुप किस पोजीशन पर अटैच है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, किस पोजीशन पे अटैच है, वो हम उस नेम के पहले नंबर से इंडिकेट करते हैं। मतलब कि अगर OH ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर अटैच है तो हम 1 डैश आगे अल्कोहल का नेम, जिस तरह मैथानोल है तो 1 मैथानोल, मतलब मैथानोल तो एक ही कार्बन होती है। ब्यूटानोल है, ब्यूटानोल में फर्स्ट पोजीशन पे अगर OH ग्रुप अटैच है तो हम उसे बोलेंगे 1 ब्यूटानोल। ठीक है, नीचे ब्यूटानोल की एग्जांपल दी हुई है। अगर वो सेकंड पोजीशन पे है तो हम उसको 2 ब्यूटानोल का नाम देंगे। और अगर किसी अल्कोहल के अंदर एक से ज़्यादा OH ग्रुप अटैच है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप अटैच हैं तो हम उसको सफिक्स लगा के करेंगे, जिस तरह डाईओल, ट्राईओल एट्सट्रा। ठीक है, जिस तरह नीचे एग्जांपल दी हुई है 1 2 इथेन डाईओल। ठीक है, अब 1 और 2 पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है तो इस वजह से हम इसको डाईओल बोलते हैं। अगर 1 2 3 तीनों पोजीशन पर OH ग्रुप अटैच है तो 1 3 प्रोपेन ट्राईओल बोलते हैं। ठीक है, द अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स आर नंबर्ड इन सच अ वे। अनसैचुरेटेड अल्कोहल को इस तरीके से हम नंबर करते हैं डैट द हाइड्रोक्सल ग्रुप रेदर देन द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन गेट द लोएस्ट नंबर। मतलब कि हाइड्रोक्सल ग्रुप उस साइड को हमने नंबर 1 देना है जिस साइड पे OH ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर मिले। मतलब अब जो नीचे एग्जांपल दी हुई है, अगर हम जिस कार्बन का नंबर 4 है उसको अगर हम नंबर 1 करते तो हाइड्रोक्सल ग्रुप 4th नंबर पे जाती। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम हाइड्रोक्सल वाली साइड से नंबरिंग कर लेते हैं तो हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे जाता है, तो हमने उस साइड से नंबर देना है जहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। When hydroxyl group is not preferred functional group as the hydroxy acid, the aldehyde and the ketone, the substituent name hydroxy is used as prefix to indicate the position of OH group. For example, 2 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। अब फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा अटैच है, एक इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है और एक OH ग्रुप अटैच है। तो हम फिर अगर इसके अंदर OH ग्रुप को हम नहीं एज अ फंक्शनल ग्रुप ले रहे, हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अकॉर्डिंग इसको दे रहे हैं, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के अकॉर्डिंग इसको अगर हम ले रहे हैं तो फिर हम हाइड्रोक्सल की पोजीशन को लिखते हैं 2 हाइड्रोक्सी, मतलब कि 2 नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है और प्रोपेनोइक एसिड उसके अकॉर्डिंग हम इसको नाम देंगे। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाईओइक एसिड। ठीक है, द नेम ऑफ सम अल्कोहल इन द 2 सिस्टम आर गिवन बिलो। 2 सिस्टम के अंदर नेमिंग दी जाती है, एक है कॉमन नेम और एक है IUPAC नेम। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल CH3OH का कॉमन नेम के अकॉर्डिंग उसका नाम है मिथाइल अल्कोहल और IUPAC के अकॉर्डिंग मैथानोल है। फिर इथाइल अल्कोहल है, एथानोल है। फिर प्रोपाइल अल्कोहल है, प्रोपानोल है। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन्स के साथ अटैच है तो हम उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं या 2 प्रोपानॉल, AL के अंदर चेंज हो जाता है। ये जब हमने कॉमन नेमिंग पढ़ी थी उसके अंदर ये सारे रूल्स पढ़े थे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद N ब्यूटाइल अल्कोहल, जब सिंगल स्ट्रेट चेन है तो उसके लिए हम N ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं, कॉमन नेम ये है इसका। और अगर IUPAC के अकॉर्डिंग देखें तो तो हम इसको 1 नंबर पे OH ग्रुप अटैच है तो हम इसको बोलेंगे 1 ब्यूटानोल। ठीक है, फिर उसके बाद है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल जो है नेक्स्ट वाली, तो उसमें हम देखते हैं कि सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हम इसको 2 मिथाइल 1 प्रोपानॉल बोलेंगे। फिर उसके बाद है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल या फिर कॉमन नेम के IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग इसका नाम है 2 ब्यूटानोल। ठीक है, फिर उसके बाद टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है जिसमें एक कार्बन फर्दर आगे 3 कार्बन्स के साथ अटैच है तो हम उसको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल डायरेक्ट यही नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग सिस्टम। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम कार्बन चेन को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम दरमियान वाली कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें 3 कार्बन हैं, CH3CCH3 दरमियान वाली। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और दूसरे नंबर पे ही OH ग्रुप अटैच है तो इसे हम बोलेंगे 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल।
फिर उसके बाद जो भी कंपाउंड हम पढ़ते हैं उसकी नेमिंग के बाद हम सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं। तो अल्कोहल को हम इंडस्ट्रियल लेवल पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं और अल्कोहल को हम केमिकली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम अल्कोहल को इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रिपेयर करें तो हम इसको मेथानॉल से प्रिपेयर करते हैं, और ये जो मेथानॉल है वो डिस्टिलेशन ऑफ वुड, मतलब वुड की डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होती है। दिस इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड वुड सिपरेट, इसको हम वुड सिपरेट भी बोलते हैं। नाउ अडेज, आजकल के दौर पे मेथानॉल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कार्बन मोनोऑक्साइड। मेथानॉल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रिपेयर होती है एंड हाइड्रोजन और वाटर गैस से। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ की जाती है, हाइड्रोजन यूज़ की जाती है और वाटर गैस यूज़ की जाती है। उसके बाद सबसे पहले मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को प्योरीफाई किया जाता है, इसको कंप्रेस किया जाता है और फिर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको प्रेस किया जाता है और फिर इसको रिएक्शन चैम्बर के बाद कोइल्ड पाइप में से गुजारा जाता है जहाँ पे इसको ठंडा किया जाता है। ठीक है, हेयर द कैटलिस्ट इज हीटेड, और यहाँ पर जो हीट है, सॉरी ठंडा नहीं किया जाता, यहाँ पर कैटलिस्ट के साथ इसको हीट किया जाता है अप टू 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और गैसेस रिएक्ट टू फॉर्म द मेथानॉल वेपर्स, और ये गैसेस रिएक्ट करके मेथानॉल वेपर्स बनाती हैं। दीज वेपर्स आर पास थ्रू द कंडेंसर, इन वेपर्स को कंडेंसर से पास किया जाता है टू गेट मेथानॉल, फिर उन वेपर्स में से हम मेथानॉल को हासिल कर लेते हैं। अनरिएक्टेड गैसेस आर रिसाइकल्ड थ्रू द कंप्रेसर टू द रिएक्शन चैम्बर, अनरिएक्टेड गैसेस जो है उनको रिसाइकल किया जाता है कंप्रेसर से और रिएक्शन चैम्बर से। इस तरीके से हम मेथानॉल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, मेथानॉल से प्रिपेयर नहीं करना, मेथानॉल को प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये पहले मैंने एक सेंटेंस गलत बोल दिया है। मेथानॉल इज एन अल्कोहल, ठीक है, मीथेन के साथ OH ग्रुप अटैच होगा तो वो मेथानॉल है। तो उसकी प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल लेवल पर वुड से की जाती है और इसको हम वुड स्प्रिट बोलते हैं। ठीक है, और किस किस चीज़ को यूज़ किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, हाइड्रोजन को और वाटर को हीट किया जाता है। जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटालिस्ट की मौजूदगी में 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। फिर उसके बाद एथानॉल की अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रिपरेशन देखें तो एथानॉल इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल वर्ल्ड ओवर, ये पूरी दुनिया के अंदर प्रिपेयर हो रही है। बेसिकली एथानॉल अल्कोहल जो है ये शराब है। ठीक है, शराब को हम एथानॉल बोलते हैं और इसका फार्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, और पूरी दुनिया के अंदर इसको तैयार किया जाता है, पिया भी जाता है, आप सब जानते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से किया जाता है। फर्मेंटेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, शायद आप लोगों ने बायो में पढ़ा भी होगा। विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम, ये सर्टेन एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है। सेक्रेटेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट, जैसे आप लोग पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं या फिर दूध से दही बनता है, इन सारे प्रोसेसेस के अंदर फर्मेंटेशन होती है। और फर्मेंटेशन आप सब जानते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्टेन एंजाइम्स को सेक्रीट करते हैं जिससे फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर इस प्रोसेस के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। और प्रॉपर एरेशन, एरेशन का मतलब होता है पासिंग ऑफ एयर। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को एयर से गुजारना या एयर को उस चीज़ के ऊपर से गुजारना एरेशन कहलाता है। डिल्यूशन की जाती है सोल्यूशन की, एंड द एब्सेंस ऑफ एनी प्रेजर्वेटिव्स आर एसेंशियल कंडीशन फॉर द फर्मेंटेशन। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द फर्मेंटेशन। तो ये सारी की सारी एसेंशियल कंडीशन लिखी हुई हैं कि इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 35 है, प्रॉपर एरेशन होनी चाहिए, डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन होनी चाहिए और एब्सेंस ऑफ एनी प्रेजर्वेटिव। ठीक है, इन पाकिस्तान एथेनॉल इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, स्टार्च ग्रेन एंड फ्रूट जूसेस। इन सब से पाकिस्तान के अंदर जो है एथेनॉल की प्रोडक्शन होती है। ज़रूरी नहीं है कि एथेनॉल बुरे कामों के लिए ही, मतलब कि सिर्फ नशे के लिए इस्तेमाल हो, वैसे ये बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन में यूज़ होती है, लेबॉर्ट्री पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। लेबॉर्ट्री में बहुत सारी चीज़ें, मतलब केमिस्ट्री लैब में ख़ास तौर पे बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, या केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इसका यूज़ है। और सम टाइम एथेनॉल को हम वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को साफ़ करने के लिए। अगर वो पानी से साफ़ नहीं होती तो एथेनॉल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है फ्रॉम मोलेसिस। मोलेसिस से किस तरह हम लोग जो है ये एथेनॉल को गेन करते हैं। द रेजिड्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम द कंसनट्रेटेड शुगर केन जूस इज कॉल्ड मोलेसिस।
गन्ने की रस से जब शुगर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कंसनट्रेटेड शुगर केन जूस में से, जो शुगर की क्रिस्टलाइजेशन से बाकी का मतलब आपको पता है कि चीनी जो है वो गन्ने की रस से बनती है, ठीक है। गन्ने की रस की हम जब क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं तो उससे क्रिस्टल्स बनते हैं, एक साइड पे क्रिस्टल बन जाते हैं और दूसरी साइड पर हमारे पास कोई बाकी मांदा जो मटेरियल आता है उसको हम मोलेसिस बोलते हैं, ठीक है। इट अंडरगोज फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द ईस्ट टू गिव द एथानॉल। और फिर वो जो मोलेसिस है मतलब कि जो गन्ने की रस से क्रिस्टलाइजेशन का जो बाकी बचा है उसकी फर्मेंटेशन करवाई जाती है, किससे, उन एंजाइम से जो ईस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो गिव एथानॉल, जो हमें एथानॉल देते हैं, ठीक है। जिस तरह मोलेसिस का फार्मूला होता है C12H22O11, वाटर की प्रेजेंस में इन्वर्टेज जो है ये एंजाइम का नाम है। इन्वर्टेज की मौजूदगी में ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। फिर ग्लूकोज जो है जाइमेज की मौजूदगी में C2H5OH इसमें चेंज हो जाता है और C2H5OH जो है ये एथानॉल है, ठीक है। एथानॉल का फार्मूला है सिंपल, 2 स्टेप के अंदर मोलेसिस से जो है हमारे पास अल्कोहल आ जाती है। सबसे पहले क्या होता है, मोलेसिस वाटर की मौजूदगी में इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज हो जाती है और फिर ग्लूकोज जो है जाइमेज की प्रेजेंस में एथानॉल में चेंज हो जाती है विद कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद है स्टार्च। स्टार्च से भी हम लोग एथानॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टार्च जो है वाटर के साथ रिएक्ट करती है डाइएस्टेज की मौजूदगी में और माल्टोज बनाती है, ठीक है। माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है। माल्टोज जो है फिर वाटर से रिएक्ट करता है, माल्टेज की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज फिर जाइमेज की मौजूदगी में C2H5OH यानी कि एथानॉल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल जो है इस प्रोसेस फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो हमारे पास ऑब्टेन होती है वो होती है 12% या फिर 14% होती है। बिकॉज बियॉन्ड दिस लिमिट एंजाइम बिकम इनएक्टिव, क्योंकि इससे ज़्यादा जब हम इससे यील्ड लेने की कोशिश करते हैं तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते। दिस अल्कोहल इज डिस्टिल्ड अगेन एंड अगेन, इस अल्कोहल को बार बार डिस्टिलेशन करवाई जाती है टू ऑब्टेन 95% अल्कोहल। फिर इससे 95% मतलब कि सबसे पहले फर्मेंटेशन की जाती है, तो फर्मेंटेशन से हमारे पास 12% या 14% अल्कोहल आती है, ठीक है। उस 12% और 14% अल्कोहल की बार बार डिस्टिलेशन कराई जाती है और डिस्टिलेशन से 95% अल्कोहल जो है वो ऑब्टेन्ड होती है और इसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं, ठीक है। समटाइम क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, तो आपने लिखना है कि 95% अल्कोहल इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। डायरेक्ट अल्कोहल या 12% 14% अल्कोहल लिख देंगे तो वो आपका आंसर रॉन्ग होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय रीडिस्टिलेशन और रेक्टिफाइड स्पिरिट इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विच अब्जॉर्ब इस मॉइस्चर। एब्सोल्यूट अल्कोहल की एक और टाइप है एब्सोल्यूट अल्कोहल, जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये जो हम लोगों ने अभी ऑब्टेन किया है रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसकी रीडिस्टिलेशन मतलब कि उसकी दोबारा से डिस्टिलेशन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विच अब्जॉर्ब द मॉइस्चर, और फिर वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद है डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। डीनेचुरेशन समटाइम्स जो है एथानॉल को डीनेचुरेशन करवाई जाती है बाय 10% मेथानॉल टू अवॉइड इट्स यूज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, ठीक है। डीनेचर करना मतलब तोड़ना। एथानॉल को तोड़ा जाता है मेथानॉल से ताकि उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए ना यूज़ किया जाए। सच अल्कोहल इज कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट, इसको हम मिथाइलेटेड स्पिरिट बोलते हैं। A small quantity of pyridine और एसीटोन में आल्सो भी एडिड फॉर दिस पर्पस, और इसी काम के लिए हम pyridine और एसीटोन भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल की प्रिपरेशन के जो दूसरे मेथड हैं वो है अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, इसको अल्कीन की हाइड्रेशन से ऑब्टेन किया जा सकता है, एंड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रीजेंट विद द एल्डिहाइड और कीटोन, और ग्रिगनार्ड रीजेंट के एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन के साथ बनाया जा सकता है। बोथ दीज रिएक्शन मेथड हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। ग्रिगनार्ड रीजेंट पिछले चैप्टर अल्काइल हैलाइड में शामिल था, लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो बस आप इसको एज ए मेथड याद कर लें। फिर उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। लोअर अल्कोहल आर जनरली कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड विद करेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल
एंड बर्निंग टेस्ट, उनकी स्वीट स्मेल होती है और बर्निंग टेस्ट होता है। दे आर रेडिली सोलबल इन वाटर, ये वाटर में सोलबल होते हैं। बट सोलेबिलिटी डिक्रीज इन हायर अल्कोहल, लेकिन जैसे जैसे अब ये लोअर अल्कोहल और हायर अल्कोहल में ये फ़र्क है, जैसे जैसे कार्बन चेन लंबी होती जाएगी वो हायर अल्कोहल बनता जाएगा, ठीक है। तो जैसे वो लोअर अल्कोहल से हायर की तरफ आते हैं उनकी सोलेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। द सोलेबिलिटी ऑफ अल्कोहल इज़ ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनकी सोलेबिलिटी है, विच इज़ प्रोमिनेंट इन लोअर अल्कोहल, जो कि लोअर अल्कोहल के अंदर प्रोमिनेंट होती है। बट डिमिनिशेस इन हायर अल्कोहल, लेकिन ये हायर अल्कोहल के अंदर गायब हो जाती है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब कि लोअर अल्कोहल ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सोलबल होते हैं, हायर अल्कोहल नहीं सोलबल होते, ठीक है। नीचे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की हुई है कि अल्कोहल किस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, या अल्कोहल वाटर के साथ किस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, या उनकी सोलबिलिटी कैसे है, तो वो आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो। उसके बाद है इनकी उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अभी फिजिकल रहती हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हायर देन द कोरस्पॉन्डिंग अल्केन्स, इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैं वो अल्केन्स से ज़्यादा होते हैं। मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल आर लिक्विड वाइल द मीथेन एंड इथेन आर गैसेज, मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल जो है वो लिक्विड्स हैं, मतलब जो बेसिक अल्कोहल हम नहीं, मतलब जो शराबी पीते हैं वो लिक्विड होते हैं, जबकि मीथेन और इथेन जो है वो गैसेज हैं। दिस इज़ आल्सो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द अल्कोहल बट एब्सेंट इन द अल्केन्स। अब अगर पूछा जा सकता है कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल लिक्विड हैं जबकि मीथेन और इथेन गैसेज हैं, ऐसा क्यों है, तो इसकी रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल बनाते हैं, लेकिन वैसे वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वो इन द फॉर्म ऑफ गैस होते हैं। फिर उसके बाद है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल रिएक्ट कैसे करते हैं। अल्कोहल की रिएक्टिविटी बेसिकली दो बॉन्ड्स की वजह से होती है, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से और एक OH बॉन्ड की वजह से, ठीक है। जो OH ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है वो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, और एक OH का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड की वजह से, ठीक है। विच बॉन्ड विल ब्रेक डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अटैकिंग रीजेंट, डिपेंड करता है कि वो किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। इफ़ अ न्यूक्लियोफाइल अटैक इट इज़ द CO बॉन्ड विच ब्रेक, ऑन द अदर हैंड इफ़ अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द अल्कोहल इट इज़ द OH बॉन्ड विच ब्रेक, तो ये OH बॉन्ड होगा जो टूटता है। CH3CH2OH न्यूक्लियोफाइल की मौजूदगी में CH3CH2 से CH3CH2 और OH में चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है, ठीक है। फिर उसके बाद CH3CH2OH CH3CH2O और H, ठीक है। मतलब कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब वो रिएक्शंस जिसके अंदर CO बॉन्ड टूटता है वो टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा शो करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल उससे कम और प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम शो करते हैं। और वो रिएक्शंस जिसके अंदर OH बॉन्ड टूटता है वो मेथनॉल सबसे ज़्यादा, प्राइमरी अल्कोहल उससे कम, सेकेंडरी अल्कोहल उससे कम और टर्शरी अल्कोहल सबसे कम वो रिएक्शन शो करते हैं जिसके अंदर OH बॉन्ड टूटता है। फिर रिएक्शन इन विच CO बॉन्ड इज़ ब्रोकन, वो रिएक्शन जिसमें CO बॉन्ड टूटता है वो कौन से हैं। सबसे पहले एथेनॉल का रिएक्शन है थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ पिरीडीन से रिएक्ट करता है और इथाइल क्लोराइड बनाता है, और SO2 और HCl बनाता है। फिर उसके बाद C2H5OH एथेनॉल है, HCl के साथ रिएक्ट करता है ZnCl2 की मौजूदगी में, और C2H5Cl बनाता है और वाटर बनाता है। C2H5OH एथेनॉल NH3 के साथ THO2 थायोनाइल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, C2H5NH2 इथाइल अमाइड बनाता है और वाटर बनाता है। फिर वो वाले रिएक्शंस जिसके अंदर OH बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है। C2H5OH सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव यानी कि सोडियम ऑथोक्साइड बनाता है और H2 गैस। फिर C2H5OH CH3MgI ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो मीथेन अलग हो जाएगी और MgIO C2H5 ये अलग बनेगा। फिर C2H5OH जब CH3COOH और H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो इससे इथाइल एसीटेट बनता है और वाटर बनता है। अल्कोहल कुछ और रिएक्शंस भी शो करती है जो कि है ऑक्सीडेशन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कन्वर्ट दैम इनटू द एल्डिहाइड एंड कीटोन, द बेस्ट रीजन फॉर दिस पर्पस इज यूज्ड इज एसिड डाइक्रोमेट। ऑक्सीडेशन जो है वो इनको एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज करती है और बेस्ट जो है वो एसिड
डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7, ठीक है। एथानॉल ही है, रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, तो इससे एथानॉल एसिटल्डिहाइड बना देती है। और 2 प्रोपानॉल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और ये प्रोपानोन यानी कि एसीटोन बना देती है। फिर उसके बाद टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट करती है K2Cr2O7 की मौजूदगी में और 2 मिथाइल प्रोपेन बनाती है और वाटर बनाती है। उसके बाद दूसरे रिएक्शंस जो ये शो करती हैं वो है डिहाइड्रेशन। अल्कोहल रिएक्ट करती है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डिफरेंट प्रोडक्ट देती है, जिस तरह के एथानॉल सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में इथेन देती है और वाटर देती है। उसके बाद एथानॉल सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में डाईइथाइल ईथर और वाटर देती है। फिर एथानॉल PCl3 की मौजूदगी में C2H5Cl देती है और H3PO3 देती है। फिर उसके बाद जो एथानॉल ही है वो PCl5 की मौजूदगी में C2H5Cl और POCl3 और HCl देती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अब हमारे पास जो अल्कोहल है वो मौजूद है, हम लोगों ने ये पता लगाना है कि ये कौन सी अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो हम फिजिकली तो उसको देख के नहीं बता सकते कि ये प्राइमरी है, टर्शरी है या सेकेंडरी है, तो उसका एक केमिकल रिएक्शन है, इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाया जाता है ZnCl2 की मौजूदगी में, ठीक है। अगर तो जब HCl के साथ अल्कोहल रिएक्ट करती है तो ये एक ऑयली लेयर बनाती है। अगर तो ऑयली लेयर फ़ौरन बन जाए तो वो होती है टर्शरी अल्कोहल। अगर 5 to 10 मिनट्स में बने तो वो होती है सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर जो लेयर है वो ना बने लेकिन हीट करने पर बन जाए तो वो होगी प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। इसके अलावा मेथानॉल और एथानॉल को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एथानॉल गिव आयोडोफॉर्म विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये आयोडोफॉर्म देती है आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, जबकि फॉर्मेशन ऑफ येलो क्रिस्टल इंडिकेट दैट द अल्कोहल इज़ एथानॉल, ठीक है। मतलब जब आयोडोफॉर्म देती है तो उसके येलो क्रिस्टल्स होते हैं और जैसे येलो क्रिस्टल बनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये वाली जो अल्कोहल है ये एथानॉल है, ठीक है। जबकि मेथानॉल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती। नीचे ये रिएक्शन शो किया हुआ है, ऊपर एथानॉल है, एथानॉल का आयोडीन के साथ रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, CHI3 आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म बनता है तो पता चल जाता है कि ये एथानॉल है, ठीक है। जबकि मेथानॉल कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देती जब उसको आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्ट करवाया जाता है। फिर नेक्स्ट है यूजेस ऑफ अल्कोहल। मेथानॉल को हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं फॉर फैट ऑयल्स, पेंट्स, वार्निशेस। इट इज़ आल्सो यूज्ड एंटी फ्रीज इन द रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फॉर डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। एथानॉल इज़ यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। एथानॉल को एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। एज अ ड्रिंक यूज़ किया जाता है। एज ए फ्यूल इन सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ के अंदर एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। मोर ओवर इट इज़ यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल्स। इसको फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमन। बायोलॉजिकल स्पेसिमन होते हैं कि कुछ जानवर को प्रिजर्व किया होता है। आपने देखा होगा बायो लैब्स के अंदर बॉटल्स के अंदर एनिमल्स को प्रिजर्व किया होता है, तो वो बेसिकली एथानॉल में डाला होता है उसको। तो एनिमल को प्रिजर्व करने के लिए या बायोलॉजिकल स्पेसिमन्स को प्रिजर्व करने के लिए एथानॉल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस तरह अल्कोहल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें हमने उसकी प्रिपरेशन देखी है, उसके रिएक्शंस देखे हैं और उसके यूजेस देखे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।